नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं देश विदेश की खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की पहली खबर, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की सार्वजनिक हत्या और उनके साथ की गई क्रूरता के मामले ने अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस मामले में यूएनओ में मोहम्मद यूनुस सरकार के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष और वकील विनीत जिंदल ने यूएनओएचसीएचआर में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं और अत्याचारों पर एक निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोरिन कफ सिरप मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में दहाड़ते हुए दावा किया कि कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है और सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं, यहां तक कि उन्हें फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने सीधे तौर पर सपा पर आरोपियों से संबंध होने का आरोप लगाया और 77 गिरफ्तारियां होने की जानकारी दी। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए योगी के 2 नमूने वाले बयान को भाजपा की अंदरूनी कलह बताया और उन्हें संवैधानिक मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी। टीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार शख्सों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और किसी को बचाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की संभल से आ रही है, जहां मेरठ के सौरभ राजपूत जैसा ही रूह कंपा देने वाला हत्याकांड देखने को मिला है। यहाँ एक महिला ने 3 युवकों के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। हैवानियत यही नहीं रुकी, हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें पॉलिथीन में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। अब इस केस में मृतक की 10 वर्षीय मासूम बेटी ने कई गहरे भेद खोले हैं। उसने रोते हुए कहा है कि मम्मी और उन 3 अंकल को फांसी दो, मेरे पापा को उन्होंने ही मारा है। मासूम की ये गवाही कलीजा चीर देने वाली है। अगली खबर बांग्लादेश के बिगड़ते हालात और भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर है। बीते कुछ समय में वहां भारत विरोधी नारों, प्रदर्शनों और भारतीय दूतावास को निशाना बनाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर भारत में भी गहरी नाराजगी है। इसी तनाव के बीच बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच कोजिन ने दोनों देशों के बीच शांति की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 12 फरवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले वहां शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल बनाना बेहद जरूरी है और भारत के साथ तनाव को जल्द से जल्द कम करना दोनों देशों के हित में होगा। अगली खबर बुलंदशहर की उस खौफनाक नेशनल हाईवे -91 कांड की है, जिसने 28 जुलाई 2016 की रात पूरे देश को झकझोरकर रख दिया था। हैवानों ने लूट के इरादे से एक परिवार की कार रोकी और 2.5 घंटे तक वैश्यपन का तांडव किया। परिवार के सामने ही 14 साल की बेटी और उसकी मां के साथ दरिंदगी की गई और विरोध करने पर पिता को बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान सैकड़ों बार डायल 100 पर कॉल की गई, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। वारदात के 9 साल बाद आखिरकार कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है और सोमवार को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। अगली खबर महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025 में महायुति को मिली भारी जीत पर शिवसेना यूबीटी के तीखे प्रहार की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना की संपादकीय में सीधा सवाल दागा है कि भाजपा ने ये जीत कैसे हासिल की। उन्होंने चुनाव परिणामों के पैटर्न को सच बताते हुए कहा कि ये सब पहले से तय सेटिंग के अनुरूप हुआ है। संपादकीय में तंज कसते हुए पूछा गया कि भाजपा ने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा है या कौन सा विकास किया कि जनता ने उन्हें इतना भारी बहुमत दे दिया। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ विश्वासघात करार दिया है। अगली खबर भारत और चीन के बीच लोगों की आपसी संपर्क को आसान बनाने की दिशा में एक बड़े कदम की है। चीन ने भारत में आधिकारिक रूप से ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू कर दी है, जो 22 दिसंबर 2025 से लागू हो गई है। अब भारतीय नागरिक डिजिटल रूप से अपने आवेदन और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें चीनी दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट का सहारा लेना होगा। अगली खबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार के बयान की है। हैदराबाद में उन्होंने मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए साफ कहा कि मतदाता सूची में केवल और केवल भारतीय नागरिक ही होने चाहिए। उन्होंने तेलंगाना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी दुनिया की नजरें हमारे चुनावों पर रहती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन SIR जल्द ही पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। अगली खबर भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की गई। इस समझौते से न केवल व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि भारतीय किसानों को भी बड़े पैमाने पर फायदा होने की बात करी जा रही है। इसे दोनों देशों के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वाकांक्षी कदम बताया गया है। अगली खबर
विशाखापट्टनम के ACAVDCA क्रिकेट स्टेडियम से है, जहां भारत बनाम श्रीलंका महिला टीबी सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। यह मैच स्टार ओपनर स्मृति मंधाना के लिए ऐतिहासिक बन गया। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने टीबी इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है और वो ये मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। अगली खबर पाकिस्तान की गिरती हालत पर है। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास संकेतकों से पता चलता है कि देश तेजी से गिरावट की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब उन विकासशील देशों से भी पीछे छूट गया है जो कभी उसके बराबर थे। वास्तविक GDP विकास दर पिछले 4 दशकों से लगातार गिर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस लंबी अवधि की गिरावट को पलटना अब लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। अगली खबर भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत की है। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत और उन्नत P-8 विमानों के बाद अब अंजादीप जैसे युद्धपोत नौसेना की शक्ति बढ़ा रहे हैं। 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में नौसेना को सौंपा गया अंजादीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स GRSE और L&T शिपयार्ड ने मिलकर बनाया है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण है। अगली खबर पाकिस्तान की सेना से जुड़ी है, जहां रणनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए अब अंधविश्वास और दैवीय चमत्कार का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावा किया कि जब भारतीय सेना का दबाव चरम पर था, तब पाकिस्तानी फौज को अल्लाह की मदद ने बचाया। उन्होंने यहां तक कहा कि मदद को उतरते हुए उन्होंने महसूस किया। इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग चुटकी ले रहे हैं। अगली खबर रूस से आई एक छात्र की गंभीर चेतावनी की है। गुजरात की मोरबी का एक युवा जो पढ़ाई के लिए रूस गया था, उसने आरोप लगाया है कि उसे झूठे ड्रग्स केस में फंसाकर जबरन रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया। यूक्रेन में पकड़े जाने के बाद उसने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद मांगी है और रूस जाने वाले युवाओं को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली खबर धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व की है। 23 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों पर बजरंग बली की विशेष कृपा बरसेगी। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ और सिंदूर चढ़ाना साहस और बुद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। अब ये खबर भारतीय राजनीति की निर्णायक साल 2026 की है, जहां एक तरफ केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होंगे, वहीं राज्यसभा में शक्ति संतुलन की बड़ी जंग लड़ी जाएगी। अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच राज्यसभा की 75 सीटें खाली हो रही हैं, जो NDA और इंडिया गठबंधन की ताकत को नए सिरे से परिभाषित करेंगी। अगली खबर मौसम की बेरुखी की है। दिल्ली NCR में ठंड तो पड़ रही है, लेकिन दिसंबर में अब तक एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब में भी यही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर में बारिश 100% माइनस रही और दिसंबर के बचे हुए दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अगली खबर बिहार की राजनीति से है, जहां खेला शब्द एक बार फिर चर्चा में है। JDU ने दावा किया है कि खरमास खत्म होते ही राजद RJD के 18 विधायक पाला बदलकर नीतीश कुमार के संपर्क में आ सकते हैं। वहीं बिहार की युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि नीतीश सरकार ने 2026 की पहली तिमाही तक 3 लाख से अधिक पदों पर बहाली का मास्टर प्लान तैयार किया है। अब ये खबर बिहार NDA के अंदरूनी टकराव की है। यहां भाजपा और JDU नहीं, बल्कि छोटे सहयोगी आपस में भिड़ गए हैं। जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट न मिलने पर गठबंधन छोड़ने की धमकी दी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अपनी मां रीमा पासवान के लिए भी राज्यसभा की दावेदारी कर रहे हैं। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को दिए गए हैं। इसका लक्ष्य गांवों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों THC को शहरों की तर्ज पर मजबूत बनाना है। अगली खबर भारत बांग्लादेश सीमा की है। भारत ने अपनी 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को सीमा पर तैनात कर दिया है। ये उन कट्टरपंथी ताकतों को कड़ा जवाब है जो चिकन नेक कॉरिडोर बंद करने की धमकियां दे रहे थे। इस तैनाती से ढाका के सियासी गलियारों में चिंता साफ देखी जा रही है। आज की आखिरी खबर अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर को लेकर हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने चादर चढ़ाने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस की पीठ ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए देश विदेश की खबरें।